हेलो एस्पिरेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था यूरोपियों के आगमन के बारे में, किस प्रकार उनका विस्तार हुआ और इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वतंत्र राज्य का उदय कब हुआ और कैसे हुआ। स्वतंत्र राज्य का उदय उस टाइम पीरियड में जिस काल में मुगलों का पतन हो रहा था, जिस टाइम उस समय स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ ये कि जब मुगलों का पतन हो रहा था तो उसमें शामिल जो राज्य थे, कुछ उसके उत्तराधिकारी राज्य थे, कुछ उससे वित्त पोषित राज्य थे। तो इस प्रकार के जो राज्य थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे और अलग होकर वो क्या करने लगे, स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरने लगे। तो वो जो इसमें राज्य शामिल हैं वो सब है बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, पंजाब, राजपूत और जाट। तो हम सब जानते हैं कि अवध का जो है वो स्वतंत्र रूप से स्थापना सादत खान ने किया था और फिर मराठा का शिवाजी ने। इस प्रकार से हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल। बंगाल की बात करें तो बंगाल हम ये जानते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र रूप से स्थापित मुर्शिद कुली खान ने की, लेकिन हम इसके बारे में प्राचीन काल से थोड़ा देख लेते हैं कि प्राचीन काल में बंगाल किस प्रकार का था और कैसा रहा। तो प्राचीन काल से बात करें तो जो मौर्य काल है उसके दौरान बंगाल जो है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन था, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। गुप्त काल में फिर ये केंद्रीय शासन के अधीन आ गया। फिर पूर्व मध्य काल की बात करें तो पूर्व मध्य काल में यहाँ जो पाल वंश है वो आए और फिर उन्होंने अपने वंश की स्थापना की, पाल वंश की स्थापना की गई। उसके बाद ये क्या गया, शिक्षा का केंद्र बन गया बंगाल पाल वंश की स्थापना के बाद। उसके बाद बात करें बलबन की तो बलबन ने यहाँ पर अधिकार कर लिया दिल्ली सल्तनत के समय में, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बंगाल है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ही स्थापित था, उस पर किसी ने अधिकार नहीं किया था। आगे बात करें जो शेरशाह सूरी है उसने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने बंगाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुगल के काल में क्या हुआ, बंगाल इसके अधीन चला गया। जब मुगल का काल आया तो बंगाल क्या हो गया, मुगलों के अधीन हो गया। मुगलों के अधीन हो गया तो 1700 एडी में जो औरंगजेब है उसने मुर्शिद कुली खां को वहाँ का दीवान नियुक्त किया था। फिर 1700 एडी में उसने वहाँ का दीवान नियुक्त किया, लेकिन अजीम उस शान जो उसका पुत्र था उसे ये पसंद नहीं था। तो मुर्शिद कुली खां और अजीम उस शान के बीच युद्ध भी होता है। उसके बाद बात करें तो जो फर्रुख शेर है उसने 1717 एडी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। अब पढ़ते हैं बंगाल के प्रमुख नवाब कौन कौन थे। तो सबसे पहला जो है वो मुर्शिद कुली खां है, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, नजमुद्दौला, मुबारक उद्दौला। और ये रहे उसके कार्यकाल, कब से कब तक रहे हैं ये सब। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो इसने स्वतंत्र बंगाल की घोषणा की, जिससे इसे वहाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हुआ यूँ कि जब क्या हुआ था, इसे नियुक्त किया गया दीवान वहाँ का 1700 एडी में। तो इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खां क्या करता है, बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए घोषणा करता है। मुर्शिद कुली खां के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मुर्शिद कुली खां का जो मूल नाम था वो सूर्य नारायण मिश्रा था। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए इसे हाजी सफ़ी ने क्या किया था, गोद लिया था। हाजी सफ़ी कौन है, हाजी सफ़ी ने गोद लिया था। हाजी सफ़ी मुगल दरबार में रहता था और इसने इसे खरीदा था। हाजी सफ़ी ने फिर इसे बेच दिया। उसके बाद इसका नाम मोहम्मद साफ़ी हाजी सफ़ी ने ही रखा था और ये मुगलों के हाथों में इसे बेच दिया। फिर ये मुगल दरबार में ही रहा था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। मुर्शिदाबाद जो कि पहले मकसूदाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, उसने क्या किया, मकसूदाबाद में स्थापना तो की, फिर मकसूदाबाद का नाम परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद रखा। और इसलिए कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली
खाने की। मुर्शिदाबाद इसने कब अपनी जो है राजधानी स्थानांतरित कर ली, जब अजीम उस्तान से इसका युद्ध हो रहा था, जब अजीम उस्तान इसके खिलाफ विद्रोह करने लगा, तब इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। इसने बंगाल का विस्तार करने का प्रयास किया। ये बंगाल में वित्तीय सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। क्या थे? बंगाल में वित्तीय सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। इसने जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया। वहाँ पे जो है बड़ी संख्या में इसने क्या किया? जागीरों को खालसा में परिवर्तित कर दिया। मुर्शिद ने मुगल जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर माल जसमनी व्यवस्था की स्थापना की। ये माल जसमनी क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। इसने दुधरिया जिले यानी कि मुर्शिदाबाद में जो दुधरिया जिला है, वहाँ पे एक महल बनवाया, उसका नाम है दीवान खाना। दीवान खाना महल कहाँ पे बनवाया? जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पे, मुर्शिदाबाद के दुधरिया जिले में। और उसे क्यों बनवाया गया? राजस्व संग्रह का कार्यालय के रूप में उसे बनवाया गया, या फिर उसे हम राजकोष का न्यायालय भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या क्या इसने? दीवान खाना का निर्माण करवाया। 1724 में इसने मुर्शिदाबाद के पूर्वी इलाके में कटरा मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई? कटरा मस्जिद। बाद में चल के जब इसकी मृत्यु होती है मुर्शिद अली खां की, तो उसे कटरा मस्जिद में ही दफनाया जाता है। इसने मंदिर व मस्जिदों के साथ जितने भी धार्मिक इमारत थे, वहाँ पे क्या किए? रोशनी यानी कि रोशनी जलाने का आदेश दिया, मशाल जलाने का आदेश दे दिया, चिराग जलाने का। कहा कि हर एक जगह रोशनी किया जाए, प्रकाश फैलाया जाए। 1719 में इसने उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया और इसकी दीवानी भी इसी के अंतर्गत आ गई। जब क्या किया? 1719 में इसने उड़ीसा को भी क्या किया? बंगाल में मिला लिया। आगे बात करें तो इसके दरबार में जो शामिल होते थे वो कौन कौन से लोग थे? तो जो स्थानीय बैंकर थे, विदेशी आगंतुक थे और जो यूरोपीय निगमों के प्रतिनिधि थे, ये सब इसके दरबार में शामिल होते थे। अब हम बात करें माल जसमनी प्रणाली क्या है। माल जसमनी प्रणाली जो है वो राजस्व बंदोबस्त के रूप में है, राजस्व बंदोबस्त के नाम से ही इसे जाना जाता है। बस इसका नाम क्या है? माल जसमनी प्रणाली। ये फारसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जमीन या संपत्ति का किराए जो है, किराए के भुगतान के लिए गारंटर या बंधुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? माल जसमनी प्रणाली। एक और प्रथा इसने क्या की? चालू की, वो है इराजेदारी प्रथा। इराजेदारी प्रथा जो है मुर्शिद कुली खां ने क्या की? चालू की। इसमें क्या होता था? इसमें किसानों को आय बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था। क्या क्या था? किसानों को आय बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था। आगे बात करें तो सबसे पहला प्रयोग जो है माल जसमनी का, जो सबसे पहला प्रयोग है वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही किया गया। विदेशी कंपनियों का कठोर नियंत्रण लागू। इसने क्या किया? विदेशी कंपनियों पर कठोर नियंत्रण लागू किया था। फिर इसकी मृत्यु 30 जून 1727 को हो जाती है। 30 जून 1727 को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे कहाँ पे दफनाया जाता है? कटरा के मस्जिद में। मस्जिद में कहाँ पे? सीढ़ियों के नीचे। ये जो मूल द्वार होता है, उसी सीढ़ी के नीचे इसे दफनाया गया है। और ये कटरा का मस्जिद किस आकार का है? ये आयताकार आकार का है। और इसमें 5 हैं, क्या चीज़? 5 आयताकार गुंबद टाइप के बने हुए एक आयताकार मस्जिद है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की। तो जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद व उत्तराधिकारी था। क्योंकि मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं था, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान से। इसने मुर्शिद कुली खां की नीतियां और सुधार को जारी रखे थे। इसने मुर्शिद कुली खां की नीतियों और सुधार जो थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उसे वैसे ही रहने दिया। जो शुजाउद्दीन है यह एक दक्कनी मुस्लिम था। यह ईरानी तुर्कमेन अफसर वंश से संबंधित था। किससे? ईरानी तुर्कमेन अफसर वंश से संबंधित था। इसके जो पिता है वो नूर उद्दीन था। इसके पिता कौन थे? नूर उद्दीन। आगे बात करें तो इसे मोहम्मद शाह से बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी। इसने क्या की थी? मोहम्मद शाह से बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायक सूबेदार नियुक्त किया, जो कि आगे चलकर इसी के लिए क्या हुआ? हानिकारक साबित हुआ।
बात करें आगे तो 1732 में इसने बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया। उसके बाद 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सरफराज खां जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र व उत्तराधिकारी था, ये शासक बनता है। इसने हैदर जंग आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी और यह एक अयोग्य शासक था। यह क्या था? एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसका जो काल है वो 1 ही साल का रहा है। 1740 में इसने बंगाल के उप सूबेदार अलीवर्दी खां ने अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से विद्रोह किया था। जो सरफराज खां है, इसने अलीवर्दी खां के विरुद्ध क्या किया था? अपने उप सूबेदार की मदद से यहाँ पे विद्रोह किया। उसके बाद इसके पश्चात इसी वर्ष गिरिया में अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज पराजित होता है। सरफराज पराजित होता है जिसे और ये जो गिरिया का युद्ध हुआ, इसे बंगाल की प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। आगे बात करें अलीवर्दी खां की, तो अलीवर्दी खां गिरिया युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बनता है और नवाब बनते ही सबसे पहले इसने क्या कि मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की। नवाब बनते ही क्या कि इसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की। अलीवर्दी खां जो था, यह पहला नवाब था जिसे मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किया गया। अलीवर्दी खां क्या था? बंगाल का पहला नवाब था जिसे मुगलों द्वारा क्या किया गया? प्रथम नवाब घोषित किया गया। 1740 से 51 के बीच इसने मराठों के साथ संघर्ष किया। अलीवर्दी खां बैठा, उसके बाद इसने मराठी से क्या किए? युद्ध किए और फिर 1751 में ही ये शांति संधि करता है मराठों के साथ, जिसमें ये कहता है कि जो अलीवर्दी खां है वो हर वर्ष क्या करेगा? मराठों को 12 लाख रुपए जो है वो चौथ वसूल करके देगा। साथ ही साथ जो उड़ीसा है वो मराठों को दे दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी थी, परंतु किलेबंदी और सेना रखने का नहीं। जब आया था अंग्रेज इसके पास व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए, तो इसने कहा कि तुम व्यापार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम दुर्गीकरण नहीं करोगे, किलेबंदी नहीं करोगे और ना ही तुम्हारी सेना यहाँ रह सकती है। इसने यूरोपियों की तुलना जो है वो मधुमक्खी से की थी। मधुमक्खी से कि इसने कहा कि यूरोपीय ऐसे लोग हैं, अगर उनको हम नहीं छेड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? हमें शहद देंगे, और यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो हमें काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां ने कहा। फिर इसके पश्चात अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो अलीवर्दी खां के पश्चात इसका जो दौहित्र है वो गद्दी पर बैठता है।